अमीषा दिखने में तो बहुत दुबली पतली थी, लेकिन उसके अंदर बहुत जान थी। वो पूरे दिन काम करने के बाद भी नहीं थकती थी, बल्कि एक साथ कई सारे काम कर लेती थी। जहाँ एक तरफ अमीषा इतनी मेहनती थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी सास सुलोचना एक नंबर की आलसी औरत थी। अमीषा अपनी सास के आलसपन से बहुत परेशान थी। एक दिन वो शाम के समय अमीषा छत पर गेहूं साफ कर रही होती है। तभी उसकी सास सुलोचना भी वहां आती है और अमीषा उनसे बोलती है, माँ जी, गेहूं ना बहुत ज्यादा है, अगर आप थोड़ा मदद करवा देती तो जल्दी साफ हो जाते। बहू, तू मुझे गेहूं साफ करने के लिए बोल रही है? तुझे शर्म नहीं आती कि अपनी सास को काम बताते हुए? माँ जी, मैं आपको काम नहीं बता रही हूँ, बल्कि जो काम कर रही हूँ उसमें आपकी मदद मांग रही हूँ। बहू, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझसे जमीन पर बैठकर गेहूं साफ नहीं होंगे। तू तो जानती है ना कि ज्यादा देर बैठने पर मेरी कमर में दर्द होने लगता है, और ये तो बहुत सारे गेहूं हैं, आज के डेट में तो साफ ही नहीं हो पाएंगे। माँ जी, बुरा मत मानिए, लेकिन आपके मोहल्ले में शांति आंटी के साथ घंटों घंटों बैठ के गप्पे लड़ाती हैं, तो आपकी कमर में दर्द नहीं होता है। लेकिन मैंने जरा सा आपको काम दे दिया तो आपकी कमर में दर्द हो गया। आप बहुत कामचोर हो गई हैं। कोई बात नहीं बहू, मैं कामचोर हूँ तो क्या हुआ, लेकिन तू तो मेरी पहलवान बहू है ना, जो एक साथ ना जाने कितने काम निपटा लेती है। बहुत जान है तुझमें। तेरे लिए ये गेहूं साफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, तू ही कर ले। माँ जी, मुझे चढ़ाने की कोशिश मत करिए, मुझे अच्छे से पता है आपसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं ही पागल हूँ जो आपको कोई काम बोल देती हूँ। जाइए जाइए, वरना जो काम मैं कर भी रही हूँ वो भी बिगाड़ देंगी आप। मैं खुद ही कर लूंगी। ये हुई ना मेरी पहलवान बहू वाली बात, जिसके लिए कोई काम मुश्किल या बड़ा नहीं है। सुलोचना मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है, जिसके बाद अमीषा अकेले ही गेहूं साफ करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सारे गेहूं साफ करने के बाद दोनों गेहूं की बोरियों को एक एक करके हाथ में उठाकर आराम से सीढ़ियां उतर रही होती हैं। तभी शांति हाथ में दाल से भरी कटोरी लेकर वहां आती है और अमीषा को देखते ही उसके हाथ से कटोरी नीचे गिर जाती है। तभी सुलोचना बोलती है, शांति, तूने ये क्या किया? दाल गिराकर मेरे घर की सारी फर्श खराब कर दी तूने। माफ कर दे सुलोचना, लेकिन तेरी बहू की ताकत देखकर मेरे हाथ से दाल ही छूट गई। कितनी जान है इसमें। आज मंगलवार है, लगता है मुझे अपनी बहू की नजर उतारनी ही पड़ेगी। तूने इतनी गंदी नजर जो मार दी। मैं नजर नहीं मार रही हूँ सुलोचना, लेकिन सच बोल रही हूँ। तेरी बहू में बहुत ताकत है, और हमारी बहू तो ऐसी है, थोड़ी देर तक सब्जी का थैला उठा लेंगी, अगले दिन देखियो उनका हाथ ही नहीं उठता है। और तू अपनी बहू को देख, एक हाथ में 40 किलो गेहूं होगा और दोनों हाथों में कम से कम 80 किलो होगा, लेकिन फिर भी देख आराम से मस्त होके चल रही है। हाँ, तो मेरी बहू ताकतवर है, तुम सबकी बहुओं की तरह कमजोर नहीं है। अच्छे खासे घर की खाने पीने वाली लड़की है ये। आज तक तो तेरे मुंह से इसकी तारीफ सुनी थी, आज तो आंखों से देख भी लिया। सच कहूँ सुलोचना, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तेरे को ऐसी बहू मिली है। और मुझे कभी कभी तेरे से जलन भी होती है कि तुझ कामचोर औरत को इतनी मेहनती बहू कहाँ से मिल गई। ये आ गई है ना, तभी तेरा घर बसा हुआ है, वरना पता नहीं क्या हो गया होता अभी तक। अमीषा दोनों बोरी लाकर हॉल में दीवार के सामने लगा देती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैंने सारे गेहूं साफ कर दिए हैं और उतार भी लाई हूँ छत से, वरना इस बात पे भी आप बहस होती, कौन लेने जाएगा छत से गेहूं। अब आप समय से चक्की पर भिजवा दीजिएगा, क्योंकि आटा खत्म होने वाला है। कोई बात नहीं बहू, तू जा आराम कर ले। तू इतनी देर से गेहूं साफ कर रही थी तो थक गई होगी। नहीं आंटी जी, वो क्या है ना, रसोई में बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, मुझे उन्हें भी साफ करना है। फिर आपके लिए चाय बनानी है, अगर मैं बैठ गई तो आपके लिए चाय कौन बनाएगा। आप लोग बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अमीषा इतना कहकर वहां से जाने लगती है। तभी अमीषा की नजर जमीन पर गिरी दाल पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है, ये दाल कौन लेके आया था, किसने गिराया है इसे। मुझे माफ कर दे बहू, ये दाल मुझसे गिर गई है। वो मैं दाल लेकर आ रही थी, लेकिन तेरे पे नजर पड़ गई और तेरे को वजन उठाते देख मेरे हाथ से दाल ही छूट गई। मुझे माफ कर दे, मैं साफ कर दूंगी। नहीं नहीं आंटी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं साफ कर लूंगी। मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा कि कहीं माँ जी ने तो नहीं गिरा दिया है, क्योंकि इनको काम ना करने की आदत है, लेकिन फैलाना बहुत आता है। बहू, तुझे लगता है मैं काम फैलाती हूँ? नहीं नहीं, आप कहाँ काम फैलाती हैं माँ जी,
मैंने तो गलत बोल दिया है, आप तो काम ही नहीं करती जो फैलाएंगी। अमीशा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और शांति उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। उसको अपने ऊपर हंसता देखकर सुलोचना को बहुत गुस्सा आता है और शांति के जाने के बाद वो अपनी बहू से बोलती है, बहू, अगर दूसरों के सामने मेरा मजाक बनाकर तुझे सारे काम करने हो तो आज के बाद किसी भी काम को करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तेरा हर चीज में साथ देती हूँ और एक तू है कि लोगों के सामने मेरा मजाक बनाती रहती है। माँ जी, क्या ही कर दिया मैंने? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? तूने शांति के सामने मुझे कामचोर बोला। माँ जी, वैसे तो आप कामचोर हैं, लेकिन उस टाइम मैंने मजाक में बोला था। अगर आपको ज्यादा बुरा लग गया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब ठीक है, आगे से ध्यान रखियो कि दोबारा माफी मांगने की जरूरत न पड़े। सुलोचना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अमीशा बेशक पतली थी, लेकिन उसकी प्रॉपर डाइट पहलवानों वाली ही थी, जैसे कच्चा दूध, दही, घी, ये सब। सुलोचना अपनी बहू के खान पान से अच्छी तरह से वाकिफ थी, लेकिन वो अपनी बहू को कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकती थी, क्योंकि वो जानती थी जितना वो खाती पीती है उससे कई ज्यादा वो काम कर लेती है। एक दिन दोनों सास बहू शाम के समय मार्केट से घर आ रही होती हैं। तभी वो देखती हैं कि उसके मोहल्ले का एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों को मार रहा होता है और मोहल्ले के सभी आदमी खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी अमीशा उनकी तरफ आगे बढ़ती है तो सुलोचना उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और बोलती है, बहू, कहाँ जा रही है तू? चुपचाप घर में चल। माँ जी, वो आदमी अपनी औरत को कितनी बुरी तरह से मार रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वहाँ खड़े आदमी जब उसका मुकाबला नहीं कर रहे हैं तो हम औरतें क्या ही कर पाएंगी। वो बहुत बड़ा पहलवान है, उसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। वो पहलवान नहीं है, एक मोटा भैंस है, भैंस, बस जिससे लोग बिना बात के डर रहे हैं। मेरे एक हाथ का भी नहीं है वो। बहू, मैं तुझे तेरे खान पान और तेरी ताकत को देखकर तुझे प्यार से पहलवान बोलती हूँ। तू अपने आप को सच का पहलवान मत समझ। माँ जी, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन सच में आप मेरी बात भी मानिए। वो आदमी एक हाथ का नहीं है, एक थप्पड़ में जमीन पे गिरा पाएगा और दोबारा उठेगा भी नहीं। देखिए बेचारी को कितनी बुरी तरीके से मार रहा है। सभी मिलकर तमाशा देख रहे हैं वहाँ पे खड़े होके। मैं जानती हूँ बहू, ये गलत है, लेकिन ये उनके घर का मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। माँ जी, घर का मामला जब तक घर में रहता है तो वो घर के अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन जब वो मामला घर के बाहर आ जाता है तो वो सबका हो जाता है। अगर यही चीज हमारे घर में किसी के साथ होती तो आप उस टाइम भी चुप रहती। अच्छा ठीक है, लेकिन तू नहीं जाएगी, मैं जाऊंगी। उसको जो बोलना होगा मैं बोलूंगी। लेकिन माँ जी। बोला ना बहू, नहीं मतलब नहीं। सुलोचना उस आदमी को समझाने के लिए उसके पास जाती है। उसके बहुत कहने पर भी सुलोचना की वो बात नहीं मानता। तभी सुलोचना गुस्से में उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन उसके ऊपर थप्पड़ मारने का भी कोई असर नहीं होता और वो उल्टा सुलोचना को ही थप्पड़ मारने चलता है। लेकिन तब तक अमीशा वहाँ आती है और उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता। तभी अमीशा उसे अपनी तरफ घुमाकर जोरदार थप्पड़ मारती है और वो जमीन पर जाकर गिरता है। साथ ही उसके सारे दांत भी बाहर आ जाते हैं। ना ही वो आदमी दोबारा उठता है और ना ही उसका हाथ दोबारा सीधा होता है। तभी शांति खुश होकर बोलती है, क्या बात है बहू, क्या थप्पड़ मारा है? अभी तक देख जमीन पे ही पड़ा हुआ है। मेरी माँ जी को कोई कुछ बोल दे, वो तो मैं बर्दाश्त करती नहीं हूँ। इसने तो मेरी माँ जी पे हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं इसे कैसे छोड़ देती। इसको कहते हैं पहलवानी वाला हाथ। जिसको एक बार पड़ता है ना तो वो उठता नहीं बल्कि उठ जाता है। सुलोचना की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और उस दिन के बाद से सुलोचना के साथ साथ मोहल्ले वाले भी अमीशा को पहलवान बहू बोलने लगे थे और अपनी बहू का अपने प्रति प्यार देखकर सुलोचना भी अपनी कामचोरी कम कर देती है। श्रेया बहुत ही सुंदर थी और एक अच्छे परिवार की बेटी थी और वो अपने घर में इकलौती थी, इसीलिए सभी उसे पसंद करते। वो जब भी कॉलेज जाती तो हर कोई उसे श्रेया गुप्ता बेवफा है कहकर चिढ़ाया करता, क्योंकि उसका सरनेम ही ऐसा था कि हर कोई उसे यही बोलकर चिढ़ाया करता। अब श्रेया को भी इन सब चीजों की आदतें हो गई थी, लेकिन अगर और भी कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से हर कोई उसे परेशान करता तो वो थी उसकी भुजिया खाने की आदत, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदी थी और वो जब देखो भुजिया खाया करती। इसी के साथ अगर वो कुछ और भी खाती तो उसमें भी भुजिया मिलाकर ही खाया करती। उसी कॉलेज में कपिल भी पढ़ता था, जो कि श्रेया का एक बहुत ही अच्छा और गहरा दोस्त था।
जो कि ना उसे समझाता बल्कि दिल ही दिल में उसे बहुत प्यार भी किया करता था। एक दिन कपिल श्रेया के पास आता है और उससे कहता है, श्रेया आओ, साथ में लंच करते हैं। मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे लाया हूँ। ओह वाओ, फिर तो मजा आ जाएगा। हाँ बाबा, तभी तो पूछा है। वैसे तुम क्या लाई हो? मैं तो आलू भुजिया लाई हूँ। जब पराठों के साथ आलू भुजिया का रोल बना के खाते हैं ना, तो कसम से बाय गॉड मजा ही आ जाता है। कपिल श्रेया की ये बात सुनकर हंस पड़ता है और उसकी आलू भुजिया की दीवानगी को क्यूटनेस समझकर इग्नोर भी कर देता है। दोनों साथ में कैंटीन में जाते हैं, जहाँ एक तरफ कपिल पराठे से दही और अचार खा रहा था, वहीं श्रेया पराठों में भी भुजिया भरकर मजे लेकर खाती है। जिसके बाद दोनों अपनी अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद श्रेया घर आकर अपनी माँ को आवाज लगाकर बोलती है, माँ बड़ी तेज भूख लगी है, क्या बनाया है आज खाने में? आई बाबा, चिल्ला क्यों रही है? जल्दी लेकर आओ ना माँ, मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र ही नहीं हो रहा है। क्या बनाया है आपने, ये तो बता दो। इतने में ही काव्या बोलती है, आज मैंने बूंदी का रायता और भिंडी बनाई है, वो भी रोटी के साथ। एक काम कर, तू हाथ मुंह धो ले, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। इतना कहकर काव्या किचन में चली जाती है और श्रेया फ्रेश होने। थोड़ी देर के बाद जब श्रेया और उसकी माँ खाना खाने बैठ जाते हैं, तो श्रेया भिंडी और रायते में आलू भुजिया मिला देती है, जिसे देखकर उसकी माँ कहती है, आय हाय, कैसी लड़की है तू? हर चीज में भुजिया डालना जरूरी होता है क्या? बचपन में मुझे लगा कि तू बड़ी होकर सुधर जाएगी, पर तू तो अब भी ये हरकतें करती है। क्या तू बिना भुजिया के खाना नहीं खा सकती क्या? माँ बिना भुजिया डाले मुझे किक नहीं आती। लो आप भी एक नेवाला खा के देख लो। इतना कहकर श्रेया भुजिया और सब्जी से भरा निवाला अपनी माँ के मुंह में डालने लगती है और काव्या गंदा सा मुंह बनाकर उसे खा लेती है। अगले दिन कॉलेज में कपिल श्रेया से मिलता है और बोलता है, क्या आज तुम मेरे साथ कॉलेज के बाद चाय पे चलोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं। क्लास खत्म होने के बाद कपिल और श्रेया कैंटीन में चाय पीने जाते हैं, जहाँ कपिल चुस्कियाँ लेकर चाय पी रहा था, तो वहीं श्रेया अपने बैग से भुजिया का पैकेट निकालकर चाय में डाल देती है, जिसे देखकर कपिल कहता है, अरे यार, ये क्या किया तुमने? चाय में भुजिया डाल दी? हाँ यार, तुम भी ऐसे चाय पी कर देखो, मस्त लगती है। इतना बोलकर श्रेया कपिल की चाय में भी भुजिया डाल देती है और बेचारे कपिल को श्रेया को इम्प्रेस करने के लिए जबरदस्ती उस चाय को पीना पड़ता है और फिर दोनों वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही श्रेया घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ ने उसके लिए खीर और पूड़ी बनाई थी, जिसे श्रेया देखती है और काव्या भी अपने मन में सोचती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, मैं भी तो देखूं ये खीर और पूड़ी में भुजिया कैसे मिलाएगी। इतने में ही श्रेया पूरी को खोलकर उसमें भुजिया डालकर खाती है और खीर में भी भुजिया मिलाकर उसे पी जाती है। ये देखकर काव्या को अब उल्टी सी आने लगती है और वो वहाँ से भागकर चली जाती है, जिसके बाद श्रेया मन में कहती है, अरे ये माँ को क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है जो इन्हें उल्टी आ गई। ओ लगता है उम्र की वजह से हो रहा है। खैर छोड़ो, मैं सो जाती हूँ, आखिर मुझे कल कॉलेज भी जाना है और फिर कपिल भी तो मिलेगा वहाँ। श्रेया सो जाती है और अगले दिन अच्छे से तैयार होकर कॉलेज जाती है, जहाँ जाते ही उसे कपिल मिलता है और अपने घुटनों के बल बैठकर एक गुलाब देता है और उसे बोलता है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, बस यही मेरी चाहत है, तो क्या कहोगी? मैं तुमसे कहूँगी, इस बात को अगर तुम जरा भुजिया लगा के कहते, थोड़ा क्रिस्पी बना के कहते तो अच्छा लगता ज्यादा। जान, तुम्हारे लिए एक भुजिया क्या, मैं तो भुजिया की दुकान ले आऊँ। सोच लो, तुमने लोगों से सुना नहीं है क्या? क्या नहीं सुना? तुम कहना क्या चाहती हो, मैं समझा नहीं। यानी कि श्रेया गुप्ता बेवफा है। अगर मैंने तुमसे बेवफाई कर दी तो क्या करोगे तुम? ठीक है मेरी जान, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, तो मैं भुजिया खा के आत्महत्या कर लूंगा। ये सुनकर श्रेया हंसने लगती है और कपिल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो बहुत समय साथ बिताया करते। कपिल को धीरे धीरे पता चलता है कि श्रेया को भुजिया की आदत हो चुकी थी, जिसके बाद वो मन में सोचते हुए खुद से बोलता है, यार अब तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इसकी ये भुजिया खाने की आदत से। अब मुझे कुछ भी करके इसकी ये आदत छुड़वानी होगी, नहीं तो कल को हमारी शादी हुई तो शादी में मटर पनीर की सब्जी में ये भुजिया डाल देगी, गोलगप्पे में भुजिया डाल देगी, चाउमीन में भुजिया डाल देगी, बर्गर में भुजिया डाल देगी। अरे इतना भुजिया कौन खाता है यार? कहीं कल को हमारे बच्चे हुए, वो भी भुजिया जैसे हुए तो? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन कपिल च्युइंगम खाता हुआ कॉलेज आता है और श्रेया के सामने आते ही उसे फुलाने लगता है, जिसे देखकर श्रेया कहती है, क्या बात है, आज सुबह सुबह च्युइंगम खा रहे हो? पागल, ज्यादा च्युइंगम नहीं खाते हैं, गलत बात होती है।
हाँ यार, अब तो मैंने यही सोचा है कि मैं हर समय यही खाऊंगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अब तो इसके बिना रहा ही नहीं जाता मुझसे। तुम पागल हो क्या? ये नुकसान करती है और तुम अब ये नहीं खाओगे। अच्छा, तुम भुजिया खाओ तो वो ठीक है, लेकिन मैं ये च्युइंगम खाऊं तो ये गलत है। यार, नुकसान ना भुजिया भी करता है, क्योंकि वो भी इसी की तरह पैकेट फूड है। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम भुजिया छोड़ दोगी तो मैं भी ये छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, खाओ मेरी कसम। अगर मैंने भुजिया छोड़ दी तो तुम ये सब छोड़ दोगे? हाँ बाबा, तुम्हारी कसम, अगर तुमने भुजिया छोड़ दी ना तो मैं कुछ भी गलत नहीं खाऊंगा। कपिल के इतना कहते ही श्रेया अपनी बैग से भुजिया का पैकेट निकालकर फेंक देती है और कपिल भी च्युइंगम को थूक देता है, जिसके बाद दोनों कैंटीन में जाकर साथ में चाय पीते हैं। श्रेया अपने घर जाती है और उसकी माँ उसके आगे दाल चावल और भुजिया का पैकेट रखती है, जिसके बाद श्रेया भुजिया का पैकेट साइड करके दाल चावल खाती है और सोने के लिए अपने कमरे में जाती है। ये देखकर काव्या चौंक जाती है और श्रेया का बुखार चेक करते हुए उसे बोलती है, तू ठीक तो है ना बेटा? आज तूने भुजिया छोड़ दी? हाँ माँ, आज के बाद मैं भुजिया कभी नहीं खाऊंगी। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया कि तू भुजिया छोड़ने पर तैयार हो गई? काव्या के पूछने पर श्रेया उसे सारी बात बताती है, जिसे जानकर काव्या हंस पड़ती है और हंसते हुए कहती है, वाह, जो काम माँ नहीं कर सकी वो उस लड़के ने कर दिया। कल तो उसे हमारे घर लेकर आ जरा। श्रेया अगले दिन कपिल को लेकर अपनी माँ से मिलवाने के लिए घर आती है और काव्या जैसे ही कपिल को देखती है तो खुशी से फूले नहीं समाती और उसके गले से लग जाती है, क्योंकि आखिर उसकी जिद्दी और ज्यादा आलू भुजिया खाने वाली लड़की को सुधारने वाला कोई और नहीं बल्कि कपिल था। जिसके बाद दोनों घरों के बीच में शादी की बातें होती है और सब लोगों की रजामंदी होने के बाद श्रेया और कपिल की शादी भी हो जाती है। जिसके बाद श्रेया कभी कभी जब मन होता तब ही आलू भुजिया खाया करती और वो अपनी ज्यादा आलू भुजिया खाने की आदत को छोड़ देती है। तो दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसे कोई भी चीज बहुत ज्यादा खाने की आदत है और वो कितनी भी कोशिश कर ले उस चीज को छोड़ ही नहीं पाता है? अगर ऐसा है तो कमेंट करके हमें बताना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और चटपटी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दीक्षा अपनी दोस्त बीना के साथ तेज धूप में कॉलेज से घर वापस जा रही थी। यार, कितनी धूप हो रही है। इससे अच्छा तो हम थोड़ी देर कॉलेज में ही रुक जाते। कम से कम इस तेज धूप से तो बच ही जाते ना। मेरा तो दिमाग ही गर्म हो रहा है गर्मी में। बस भी कर ड्रामेबाज, मुझे पता है तुझे इतनी भी तो धूप लग नहीं रही है जितना तू नाटक कर रही है। पागल है क्या? धूप गर्मी लग रही है तभी तो पागल हो रही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर और धूप में रही ना तो पक्का बेहोश हो जाऊंगी। अच्छा, तू मुझे घर तो छोड़ देगी ना बेहोश होने के बाद? ना बाबा ना, मैं तो तुझे यही छोड़कर चली जाऊंगी। बेहोश तू हुई है तो मैं क्यों तुझे संभालूं? कैसी दोस्त है तू? अपनी दोस्त को बीच सड़क पर ही छोड़कर चली जाएगी? अब मैं तो ऐसी ही हूँ। तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तू अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर, मुझे मत बता। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने। तू यहीं खड़ी रह। अरे बताती तो जा, कहाँ जा रही है? मैं तो चलूंगी ना तेरे साथ। मैं जा रही हूँ लेमन सोडा पीने। अब ये गर्मी तो कम होने वाली नहीं है, तो गर्मी से बचने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना। इसलिए मैं जा रही हूँ लेमन सोडा पीने। मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। तू कहाँ अकेले यहाँ वहाँ घूमती रहेगी? भैया, जल्दी से दो ठंडे ठंडे लेमन सोडा बना दो। नहीं भैया, एक ही बनाना लेमन सोडा और एक कोका कोला देना। तू लेमन सोडा को इग्नोर करके कोको कोला पिएगी? तो धूप और गर्मी से पागल तो नहीं हुई ना? इसमें पागल होने वाली क्या बात है? अरे लेमन सोडा भी कोई पीने वाली चीज है क्या? इससे अच्छा तो कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी ले। कम से कम वो तेरे इस लेमन सोडा से तो बहुत ही अच्छा होगा। भाई सच में तेरा दिमाग हिल गया है। अरे इस गर्मी में तू पहली इंसान है जो लेमन सोडा को इग्नोर करने की बात कर रही है। ठीक है, तुझे नहीं पीना तो मैं तुझे फोर्स नहीं कर रही, लेकिन मैं तो लेमन सोडा ही पीऊंगी। दीक्षा और बीना दोनों को जो पीना था वो अपने मन का पीते हैं और उसके बाद दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। दीक्षा को शुरू से ही लेमन सोडा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो लेमन सोडा ना तो खुद पीती और जब कोई दीक्षा के सामने लेमन सोडा पीता तो उसे भी दीक्षा लेमन सोडे की 100 बुराइयां करती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद दीक्षा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तभी वहाँ दीक्षा की माँ अनीता आती है। अरे दीक्षा बेटा, अपना सामान बांध लियो, कल ही हम गांव के लिए निकलेंगे। गाँव? लेकिन अचानक से गाँव क्यों माँ? सब ठीक तो है ना गाँव में? सब ठीक है,
बस वो तेरी नानी की कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है, तो बार बार हमें मिलने के लिए बुलाती हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि कल ही गांव चलते हैं, कुछ ही दिन रहकर वापस आ जाएंगे जल्दी से। लेकिन माँ आपको पता है ना, मुझे गांव में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर भी आप मुझे गांव जाने की बोल रही हो। आप ही अकेले चली जाओ ना माँ। तेरी नानी को बस मुझसे ही नहीं बल्कि तुझसे भी मिलने का मन हो रहा है, और मुझे तो कुछ बोल मत। तत्काल में मैंने गांव की टिकट करवा दी है 2। कल ही हम दोनों गांव के लिए निकलेंगे। अनीता और दीक्षा अगले ही दिन गांव के लिए निकल जाते हैं। दीक्षा को गांव आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गांव में यहाँ वहाँ घूम रही थी। तभी दीक्षा की नजर एक ठेले पर जाती है जिसके पास काफी भीड़ लगी थी। दीक्षा वहाँ जाती है। अरे भाई साहब, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? कुछ हुआ है क्या यहाँ पर? आप इस गांव में पहली बार आई हो? आपको कैसे पता चला कि मैं इस गांव में पहली बार आई हूँ? आप जानते हो क्या मुझे? गांव की इतनी फेमस चीज के बारे में पता नहीं है आपको? ये तो गांव का बच्चा अच्छा बता देगा कि आप इस गांव में नई हो। फेमस? यहाँ पर भी कोई फेमस चीज है क्या? फेमस? अरे बहुत फेमस है हमारे गांव में लेमन सोडा। सोडा में अगर नींबू मार के पियो ना तो पूरे तन बदन से बिजली निकलती है। क्या बताए, मजा आ जाता है। लो, लेमन सोडा तो लगता है कि हर जगह इतना फेमस है। वो आदमी जबरदस्ती दीक्षा के हाथ में लेमन सोडा का गिलास पकड़ा देता है जिसे दीक्षा को पीना पड़ता है। और दीक्षा जैसे ही लेमन सोडा पीती है उसे वो बहुत अच्छा लगता है और वो वहीं खड़े होकर कई ग्लास लेमन सोडा पी जाती है। और वहाँ से जैसे ही दीक्षा अपनी नानी के घर जाती है। नानी, आपके पास सोडा है क्या? अरे नहीं है सोडा तो, लेकिन पेट में कुछ उठक पुटक हो रही है तो बता दे बिटिया, मैं अभी पास की दुकान से मंगवा देती हूँ सोडा। नानी, पेट में तो सब ठीक है, लेकिन मैंने आज जब गांव में घूम रही थी तो लेमन सोडा पिया। सच में बहुत ही अच्छा था। अब और भी ज्यादा पीने का मन हो रहा है, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। लगता है दीक्षा बिटिया को गांव की हवा लग गई है, तभी तो लेमन सोडा मांग रही है। अरे कुछ नहीं माँ, बस ड्रामे कर रही है। आज से पहले तो कभी इसने लेमन सोडा नहीं मांगा, तो अब अचानक से इसे लेमन सोडा कहाँ से याद आ जाएगा? नाटक है सब इसका। नहीं माँ, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। आज से पहले कभी लेमन सोडा पिया ही नहीं था ना, तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा? लेकिन आज जब गांव में पिया तब पता चला कि लेमन सोडा से अच्छा तो और कुछ भी नहीं होता है। दीक्षा अब इसी तरह रोज लेमन सोडा पीने लगती है और उसे लेमन सोडा पीने की आदत भी हो जाती है। कुछ दिनों बाद दीक्षा अपनी माँ के साथ गांव से वापस आ जाती है और शहर में आने के बाद भी वो अक्सर लेमन सोडा ही पिया करती। लेमन सोडा पीते पीते दीक्षा को कई वेराइटीज का पता चलता है और ऐसे ही धीरे धीरे दीक्षा ने लेमन सोडा कई तरह से घर पर बनाया और अपनी माँ को पिलाया। ये क्या है? लेमन सोडा तो नहीं लग रहा है ये। तूने कुछ और बनाया है क्या? बनाया नहीं, लेमन सोडा में कुछ और भी मिलाया है। आप बस इतना बताओ कि कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये बता, तूने इसमें और क्या अलग मिलाया है जो इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ गया? माँ, ये लेमन सोडा विद जलजीरा है। मैंने सोचा आज लेमन सोडा के साथ कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए। बस मैंने इसलिए लेमन सोडा विद जलजीरा बना दिया और आपको पसंद भी आया। तू तो सच में अलग ही बनाने लगी है। अभी कुछ दिनों पहले ही तूने लेमन सोडा विद फैंटा बनाया था, वो भी ठीक ही लग रहा था, और आज तूने लेमन सोडा विद जलजीरा बनाया। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, मेरा नाम भी दीक्षा है। किसी अच्छी चीज को बहुत अच्छी कैसे बनाया जाए ये मुझे अच्छे से आता है। तू इसी तरह बनाती रही ना तो मेरा तो मन यही करेगा कि हमें एक दुकान ही खोल लेनी चाहिए। अब इतनी गर्मी में लोगों को इतना अच्छा अच्छा और अलग अलग तरह का लेमन सोडा मिल जाएगा तो कितना अच्छा होगा, और हमारे लिए भी थोड़ी कमाई हो जाएगी। माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। मेरे तो दिमाग में ये आइडिया आया ही नहीं। अरे ठीक है, फिर कभी सोचेंगे इस बारे में बैठकर। माँ, जब सोच लिया है तो वापस सोचने में समय क्यों बर्बाद करें? आपका दुकान वाला आइडिया तो मुझे बहुत पसंद आया और अब हम दोनों दुकान ही खोलेंगे। दीक्षा अपनी एक दुकान खोल लेती है जिसमें अलग अलग तरह की वो लेमन सोडा बेचने लगती है। दीक्षा की दुकान पर उसकी सहेली बीना आती है। तूने अपनी दुकान खोली है और देख, मैं तेरी पहली ग्राहक बन के आई हूँ। अरे बीना, तू चल, अच्छा है, तू ही मेरी पहली ग्राहक बनेगी तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। तुझे क्या पीना है? बहुत सारी वैरायटी है लेमन सोडा की मेरे पास। अच्छा, तो जो तेरा बेस्ट है वही पिला दे मुझे भी। दीक्षा बीना के लिए लेमन सोडा विद जलजीरा बनाती है। बीना को वो बहुत पसंद आता है। सच में यार, ये तो बहुत अच्छा है।
तुझे पसंद आया ना, तो बस वही बहुत है। पसंद? अरे बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे। मानना पड़ेगा, जिस लड़की को पहले लेमन सोडा पसंद भी नहीं था, आज वो इतना अच्छा और अलग अलग वैरायटी का लेमन सोडा बेच रही है यार। जब से लेमन सोडा पसंद आया है तब से तो मैं फैन ही हो गई हूँ। खुद भी पीती हूँ और लोगों को भी पिलाती हूँ लेमन सोडा। दीक्षा की लेमन सोडा की दुकान काफी अच्छी चलती है, लोगों को वो काफी पसंद आता है। दीक्षा का बनाया लेमन सोडा अब हिट हो जाता है। अंजलि के घर में शादी का माहौल था। अंजलि अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। तभी वहाँ पर उसकी दादी आती है और अंजलि की मेहंदी देखकर कहती, अरे वाह, मेरी पोती की मेहंदी तो बहुत सुंदर लगी है। लगता है तेरे होने वाले पति को तुझसे बहुत प्यार है। दादी जी, करेगा क्यों नहीं प्यार, आखिर हमारी लव मैरिज जो हो रही है। प्यार नहीं करेगा तो शादी के बाद मार नहीं खाएगा क्या? चल पगली, अपने होने वाले पति के लिए भला ऐसा कौन बोलता है? अरे दादी आप भी ना, मैं तो मजाक कर रही हूँ। चलो अब आप भी लगवा लो मेहंदी, तभी तो पता चलेगा कि दादा आपसे दूर होने के बाद भी प्यार करते हैं या नहीं। प्यार? हाँ, वैसे तुम्हारे दादाजी भी मुझसे प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन मैं जिसे प्यार करती थी वो मेरे नसीब में नहीं था। तू बहुत किस्मत वाली है अंजलि, जो तेरी शादी तेरे प्यार से हो रही है। इसका क्या मतलब है दादी? आप किसी और से प्यार करती थी? अगर आप किसी और से प्यार करती थी तो आपने दादाजी से शादी क्यों की? जाने दे बेटी, ये एक बहुत पुरानी और लंबी कहानी है। लेकिन दादी जी बताओ तो सही। सीमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अंजलि सोच में पड़ जाती है। अब रात हो जाती है। रात के समय अंजलि अपनी दादी के कमरे में आती है और कहती है, दादी जी, आज मेरी मेहंदी थी और कल मेरी शादी है, फिर मैं आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। तो आज मैं आपसे आपकी लव स्टोरी सुनना चाहती हूँ, मना मत करना दादी। अच्छा ठीक है बेटी, अगर तू चाहती है तो मैं तुझे सब बताऊंगी। इतना सुनकर अंजलि खुश हो जाती है और सीमा की गोद में अपना सर रखकर लेट जाती है और फिर सीमा अपनी कहानी अंजलि को बताती है। सीमा अपने हाथ में कुछ किताबें लेकर खड़ी थी और सामने से एक बस स्टैंड पर बस आकर रुकती है, जिसमें बहुत भीड़ थी। और जैसे ही सीमा बस में चढ़ने की कोशिश करती है, तभी किसी से धक्का लग जाने की वजह से सीमा की सारी किताबें हाथ से गिर जाती है। सीमा उन किताबों को जल्दी जल्दी में उठाने लगती है, लेकिन तब तक बस वहाँ से जा चुकी थी। ये देखकर सीमा फिर से किताबों को जमीन पर छोड़कर बस के पीछे पीछे भागने लगती है और सीमा फिर वापस आकर अपनी किताबों को उठाती है। जमीन की ओर देखते हुए जब वो अपनी किताबें उठा रही थी, तभी उसके आगे एक और लड़का आकर उसकी किताबें उठाने में मदद करता है। सीमा अपनी निगाहों को जमीन से ऊपर उठाकर देखती है तो उसे एक लड़का नजर आता है, जिसे देखकर वो कहती है, आप कौन है? वो क्या है ना, मैं यहाँ से जा रहा था और आपको बस के पीछे भागता देखकर मैं रुक गया। फिर मुझे आपकी ये किताबें नजर आई तो सोचा कि आपकी मदद कर दूं। हाँ, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अरे यार, ये बस भी चली गई। आज की ये आखिरी बस थी, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अगर जल्दी नहीं पहुंची तो कल से कॉलेज जाना बंद हो जाएगा मेरा। सुनिए, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी मदद करके आपको आपके घर तक छोड़ाऊं? क्या कहा? कहाँ छोड़ देंगे? घर? लेकिन यहाँ आसपास में तो कोई भी गाड़ी या कुछ और है नहीं, फिर आप मुझे घर कैसे छोड़ेंगे? जरा उस तरफ देखिए। कार्तिक के इशारे करने पर सीमा देखती है तो सड़क के किनारे पर एक साइकिल खड़ी थी, जिसे देखकर सीमा कहती है, क्या कहा? हम इस साइकिल पर जाएंगे? हाँ, मेरे पास तो यही है। अगर आप लेट ही हो रही हैं तो चलिए, वरना मैं जा रहा हूँ। वैसे आपको बता दूं कि इसके बाद कोई भी बस नहीं आएगी। अगर आपको चलना है तो अभी चल सकते हो। कार्तिक के साथ घर जाने के अलावा सीमा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो कार्तिक की साइकिल पर उसके साथ बैठकर अपनी गली के बाहर आ जाती है और उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन फिर जब सीमा बस स्टैंड पर खड़ी थी और फिर से उस दिन बस नहीं आई थी, उस दिन की तरह ही जब कार्तिक वहाँ से अपनी साइकिल पर गुजर रहा था तो उसे सीमा नजर आती है। वो उसके पास जाकर कहता है, हेलो मैडम, आप फिर यहाँ पर आज? क्या हुआ, आपकी बस आज भी निकल गई? नहीं, आज तो बस आई ही नहीं। कब से बस का इंतजार कर रही हूँ, लगता है आज नहीं आने वाली बस। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है।
वैसे आज भी मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ अगर आप कहें तो। एक शर्त पर, अगर आप ठीक से साइकिल चलाएंगे तो। अच्छा ठीक है मैडम, तो अब चलें। इतना कहकर अब सीमा कार्तिक की साइकिल पर बैठ जाती है और यूं ही अब अक्सर दोनों मिलने लगे थे और दोनों के बीच की ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही ना चला। दादी, फिर क्या हुआ आगे? फिर जो होना था वही हुआ। एक दिन हम दोनों साथ बैठे जूस पी रहे थे, तभी कार्तिक ने मुझे अपने दिल की बात बताई। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता था। उसके बाद आपने उन्हें क्या जवाब दिया? हाँ कर दिया ना आपने शादी के लिए? नहीं, मैंने उससे कहा कि कल जवाब दूंगी। उसके बाद आप अगले दिन उनसे मिली? सीमा आगे कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ पर अंजलि की माँ आ जाती है। अंजलि और सीमा को सो जाने के लिए कहती है क्योंकि अगली सुबह अंजलि की शादी थी। ऐसे ही एक रात और बीत जाती है। अंजलि के घर के बाहर अंजलि की बारात खड़ी थी। कुछ देर बाद अंजलि के फेरे हो रहे थे। अंजलि की दादी भी वहीं बैठी थी। फेरों के समय अचानक जब अंजलि की नजर सीमा पर पड़ती है तो वो देखती है कि सीमा किसी और को देखकर रो रही है और अंजलि सामने देखती है तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। शादी हो जाने के बाद अंजलि अपने मायके वापस आती है और अंजलि अपनी दादी से उसके रोने की वजह पूछती है और सीमा कहती है, वो कार्तिक था जिसे मैंने कई सालों बाद देखा है। लेकिन दादी, आप मुझे अब ये बताओ कि आप उस दिन उनसे मिलने गई थी या नहीं, और आप दोनों की शादी क्यों नहीं हुई? सीमा कार्तिक से मिलने के लिए तैयार होकर अपना जवाब हाँ में देने के लिए बस जा ही रही थी कि तभी उसके घर वालों को कोई कार्तिक के बारे में बता देता है और उसके घर वाले सीमा को बाहर जाने नहीं देते और जल्दबाजी में सीमा की शादी किसी और से तय हो जाती है। वहाँ कार्तिक उसका इंतजार कर रहा था पर उसे लगता था कि सीमा अब नहीं आएगी। वो वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है और सीमा की शादी किसी और से हो जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ दादी आपके साथ। क्या आप अब भी उनसे बहुत प्यार करती हैं? हाँ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। जैसे मेरी शादी हो गई थी वैसे उसकी भी हो गई होगी। दादी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। बेटी, अब कुछ ठीक नहीं होगा। इतना कहकर अब सीमा वहाँ से चली जाती है और वहाँ अंजलि अब कार्तिक के बारे में पता लगाती है। काफी ढूंढने के बाद उसे पता चलता है कि कार्तिक ने अभी तक शादी नहीं की क्योंकि वो अब भी सीमा का इंतजार कर रहा था। एक दिन कार्तिक के पास अंजलि जाती है और उसे सीमा की सच्चाई बताती है। ये सब जानकर कार्तिक बहुत दुखी होता है पर अंजलि उससे कहती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या आप मेरी दादी से शादी करेंगे? वो आज भी आपसे बहुत प्यार करती हैं। मैं तो मरते दम तक उसका इंतजार करूंगा। अगर वो हाँ कहेगी तो मैं शादी करूंगा उससे। फिर देर किस बात की है? अब मैं करवाऊंगी अपनी दादी की शादी। अगले ही दिन अंजलि सभी को ये बता देती है कि वो अपनी दादी की शादी करवाना चाहती है। इस बात पर काफी लोग मना करते हैं और मजाक उड़ाते हैं, लेकिन काफी समझाने के बाद सभी राजी हो जाते हैं। अंजलि की दादी की शादी होती है। सीमा और कार्तिक भी एक दूजे से कई सालों बाद मिलकर खुश थे क्योंकि दोनों को ही उनका सच्चा प्यार मिल गया था, भले ही देरी से ही सही।